नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर हम लोगों का फूड सिक्योरिटी। अब ये फूड सिक्योरिटी क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और हालांकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिवाइड कर करके पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि अलग अलग टॉपिक को क्रिएट करके हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या बात कहा गया है। सबसे पहले समझिए कि आखिर फूड सिक्योरिटी का मतलब होता क्या। देखिए, फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम। फूड सिक्योरिटी का सिंपल सा मतलब है फूड का हर समय पर अवेलेबल होना, फूड का हर समय पर अवेलेबल होना, फूड का हर लोग उसको एक्सेस कर सके। एक्सेस मतलब हो गया कि हर गली मोहल्ले तक फूड का होना चाहिए, और अफोर्डेबिलिटी का मतलब हो गया कि हर आदमी उसको अफोर्ड कर सके, खरीद सके। तो यदि ये तीन चीज़ है तो वही हमारा कहलाएगा फूड सिक्योरिटी। मतलब कि यदि हर आदमी हर टाइम यदि फूड को इस्तेमाल कर पा रहा है, अफोर्ड कर पा रहा है, न्यूज मतलब सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि यदि उसको वो कंज्यूम कर पा रहा है खरीद के, तो वही हमारा कहलाता है फूड सिक्योरिटी। सिंपल सा बात है। मतलब जैसे सपोज करिए कि हमारे भारत में 140 करोड़ आबादी है। यदि ये 140 करोड़ का आबादी यदि डेली यानी कि उसको जब मन किया खाने का तब यदि उसके पास भोजन है, तो वही हमारा कहलाएगा सिंपल सा फूड सिक्योरिटी। बस यही है। यदि थोड़ा सा इसको डेफिनेशन में सजा के लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। हर आदमी के पास और हर समय पे होना चाहिए फूड, तभी हमारा कहलाएगा फूड सिक्योरिटी। बस सिंपल सा यही कहने का मतलब है फूड सिक्योरिटी का। आगे बढ़ते हैं। फूड इज अ बेसिक नीड ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री विच प्रोवाइड्स मिनिमम न्यूट्रिशनल वैल्यू। बिल्कुल सही बात है। यानी कि फूड न्यूट्रिशन का यानी कि न्यूट्रिशनल वैल्यू यदि आपको चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, उसके लिए फूड तो कंपलसरी है। तो फूड बेसिकली हर आदमी का एक बेसिक नीड होता है। आगे, द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव फूड सिक्योरिटी इज क्वाइट लार्ज इन सम रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। देखो, हमारे इंडिया में ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको भोजन मतलब कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाता। बिल्कुल सही बात है, ये आपको मानना पड़ेगा। मतलब कि आज हमारा इंडिया, हम लोग क्या कहते हैं, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग का मतलब हो गया इंडिया जो डेवलप किया नहीं है, इंडिया भी डेवलप कर ही रहा है। हम लोग कहते हैं ना, डेवलपिंग का मतलब जो डेवलप कर ही रहा है, और डेवलप्ड मतलब जो डेवलप कर चुका है। जैसे हम लोग अमेरिका के केस में क्या कहेंगे, अमेरिका डेवलप्ड कर चुका है, वो डेवलप्ड कंट्री है। हमारा इंडिया वैसा नहीं है, हमारा इंडिया अभी डेवलपिंग है, अभी ये डेवलप कर ही रहा है। तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे फूड सिक्योरिटी पूरा है, यानी कि फूड लोगों के पास पूरा है। लेकिन कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे फूड सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि लोगों को 2 वक्त के खाने की रोटी भी नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल ये हकीकत भी है, इससे कोई मुंह मोड़ नहीं सकता है। आगे, इन ऑर्डर टू इंश्योर availability, accessibility and affordability of food to all sections of society, our government carefully designed a national food security system which includes 2 components, that is, पहला आपका बफर स्टॉक, दूसरा आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखो, हमारे इंडिया में हर इंसान तक फूड पहुंच सके, हर आदमी उसको एक्सेस कर सके, हर आदमी उसको अफोर्ड कर सके, खा सके, अच्छी तरीके से जी सके, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2 सिस्टम को लॉन्च किया है। यानी कि इंडिया में हर आदमी को फूड बराबर मिल सके, हर टाइम उसको मिल सके, अच्छा मतलब कि कम वैल्यू में, कम पैसे में उसको अनाज मिल सके, हर आदमी भोजन का आनंद उठा सके। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2 अलग अलग प्रकार के सिस्टम को लॉन्च किया। पहले का नाम है बफर स्टॉक और दूसरे का नाम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या है। इट इज अ पहला बफर स्टॉक, इट इज अ स्टॉक ऑफ ग्रेन्स स्टोर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक एटसेट्रा। देखो, हमारे गवर्नमेंट के पास ना बहुत बड़ा बड़ा गोडाउन है, बहुत बड़ा बड़ा गोडाउन है। नहीं, अब नहीं होता उसमें। पटना, हाँ, पटना का जो गोलघर है ना, उसमें पहले अनाज रखते थे गवर्नमेंट, लेकिन अब नहीं होता, क्योंकि पटना का गोलघर अब बहुत ही कमज़ोर हो चुका वो, अब तो वो बंद भी कर दिया गया। पहले ना ऊपर भी जाने का मौका मिलता था लोगों को, यानी कि आप सीढ़ी से जाओ, ऊपर से घूम के देखो। अब ऊपर भी चढ़ने नहीं देता, क्योंकि हाँ, बहुत कमज़ोर हो चुका ना, अंग्रेज के समय का, उस समय का है। तो पटना का जो गोल घर है उसके नीचे पहले ऑब्वियस सी बात है, पहले उसमें अनाज इकट्ठा होता था, लेकिन अब नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर ना भरोसा नहीं है, कभी वो नीचे गिर सकता है। बहुत पुराना है वो, बहुत 100 साल भी पुराना हो गया उसका वो। तो बेसिकली गवर्नमेंट के पास, हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास और हमारे बिहार गवर्नमेंट के पास भी ऐसे बहुत बड़े बड़े गोडाउन है जहाँ पे वो अनाज को ठूस ठूस के रखा है।
इसलिए रखा है ना ताकि इमरजेंसी वाले सिचुएशन में उसका इस्तेमाल किया जा सके। जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, कहीं पे बड़े लेवल पर कुछ तबाही मच गया, तो वहाँ पे जो अनाज का जो पूर्ति है वो वहाँ से किया जा सके, इसीलिए उसको वहाँ पे इकट्ठा किया गया है। और उसी को हम लोग कहते हैं बफर स्टॉक। ठीक है, नाम से मालूम चल रहा है स्टॉक। स्टॉक मतलब जहाँ पे इकट्ठा करके रखा गया होगा। अगला आपका है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस। It is a program which provides food, grains and other essential commodities at subsidized prices in rural and urban areas। अच्छा आपने देखा ना, कहते हैं हम लोग राशन कार्ड, मतलब कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एक आपको कार्ड बनता है जिसको हम लोग कहते हैं राशन कार्ड। उस राशन कार्ड को दिखाकर आप राशन के दुकान पर जाते हो, राशन शॉप पर आप जाते हो, उस कार्ड को दिखाते हो, जिस चावल का प्राइस मार्केट में 20 रुपया है वही चावल आपको 10 रुपये में मिल जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि क्वालिटी थोड़ा सा उसमें ख़राब रहता है वो, लेकिन हाँ उसमें होता है क्या, आपको अनाज बहुत ही कम रेट में मिल जाता है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बेसिकली हम लोगों को पहले कार्ड बनवाना पड़ता है जिसको हम लोग आम भाषा में राशन कार्ड कहते हैं। उस कार्ड को आप दिखाते हो तो जो अनाज आपको 20 रुपये में मिलना चाहिए वही आपको 10 रुपये में, 12 रुपये में मिल जाता है। ये गवर्नमेंट का द्वारा इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि लोग कम पैसे में अनाज को खरीद के खा सके। ठीक है, तो ये ऐसे दो सिस्टम थे, ऐसे दो चैनल है गवर्नमेंट का जिसके थ्रू वो लोगों को भलाई का मतलब अनाज देने का काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमारे इंडिया में फूड सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए। हमने आपको पहले ही कहा कि टॉपिक थोड़ा सा बिल्कुल लंबा है, लेकिन लंबा है इसलिए घबराना नहीं है, हम लोग इसको डिवाइड कर करके पढ़ेंगे ना तो आराम से समझते हुए आगे बढ़ जाएंगे। फूड सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है हमारे इंडिया में देखा जाए। इंडियाज फूड सिक्योरिटी पॉलिसी हैज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू द कॉमन पीपल एट एन अफोर्डेबल प्राइस। यानी कि इंडिया के अंदर जो फूड सिक्योरिटी है, मतलब सिंपल सा फूड को लेकर जो लॉजिक है इंडियन गवर्नमेंट का, वो ये कहता है कि इंडिया में एक भी आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का ये मोटिव होता है हर साल और हर वक्त, ये मोटिव उनका रहता है कि कोई भी आदमी भारत के अंदर भूखा नहीं सोएगा। तो मेन मोटिव क्या हुआ इनका, मोटिव ये हुआ कि हर आदमी के पास अनाज अवेलेबल हो, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही कम दाम में उसको मिल जाए और लोग अपना अनाज खरीद के अपना पेट पाल सके। ठीक है, ये मेन मोटिव है। अगला, इट हैज़ इनेबल्ड द पुअर टू हैव एक्सेस टू फूड। और इस तरीके से इसको बना दिया जाए कि गरीब से गरीब आदमी भी अनाज को एक्सेस कर सके और अपना पेट भर सके। ठीक है, अगला, द फोकस ऑफ द फूड सिक्योरिटी पॉलिसी इज टू ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन and on fixing the support price for acquire of wheat and rice to maintain their stocks। अब देखो, गवर्नमेंट केवल अनाज को इकट्ठा नहीं करती है, गवर्नमेंट केवल अनाज को कम दाम में बेचती नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को बढ़ावा भी देती है, क्योंकि उसको पता है कि जो अनाज हम कम दाम में दे रहे हैं वो अनाज कहाँ से आएगा भाई, खेत से आएगा। तो सबसे पहले क्या करो, खेती को बढ़ावा दो, मतलब कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा दो, कम दाम में किसान को खाद दे दो, कम दाम में किसान को बीज दे दो, है ना, कम दाम में किसान को बिजली दे दो, ताकि वो लोग आराम से अपना खेती बाड़ी कर सके। और किसानों का जो प्राइस बनता है अनाज का, वो प्राइस इसको दे दो, तभी जाकर किसान भी खुश रहेगा, गवर्नमेंट भी खुश रहेगा, तभी हमारा देश आगे चल पाएगा। तो ये फूड सिक्योरिटी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंडिया के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग कहते हैं FCI। ठीक है, अब देखो हमारे इंडिया के अंदर ना जितना भी कारोबार फूड से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि फूड को इकट्ठा करना, अनाज को खरीदना, है ना, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, ये सब कौन करता है पता है, हमारे इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक डिपार्टमेंट है, उसको हम लोग कहते हैं FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब इसमें होता क्या, देखो, द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायरिंग एंड स्टॉकिंग फूड ग्रेन्स, वेयर एज डिस्ट्रीब्यूशन इज डन बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी कि कितना ज़्यादा अनाज इकट्ठा करके रखना है, कितने दाम में बेचना है, कब बेचना है, किसको बेचना है, कहाँ पे बेचना है, ये सारा का सारा इंडिया के अंदर जो डिसाइड करता है वो कौन करेगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करेगा। और ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, मतलब इसके अंदर लाखों लाख आदमी काम करते हैं और सारे सरकारी आदमी होते हैं, सारे मतलब टोटल सरकारी आदमी, गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं सारे। तो ये FCI का काम क्या है,
एफसीआई का काम ये है कि किसानों से कितने रेट पे अनाज को खरीदना है, लोगों को कितने रेट पे अनाज बेचना है ना, कि कौन सा अनाज बेचना है, कौन सा अनाज नहीं बेचना है, ये सारा काम हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर से आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे ना इंडिया के अंदर बहुत बड़ा भयंकर भूकंप आ गया, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन मान लीजिए कहीं पे भूकंप आया और वहाँ पे लाखों लोग आदमी मारे जा रहे हैं, तबाही हो रहा है, तो वहाँ पे जो अनाज पहुँचाने का काम है वो किसका होगा? इसी का होगा, गवर्नमेंट का होगा, यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का होगा, क्योंकि इसके पास स्टॉक है, ये तुरंत अपने गोडाउन को खोलेगा, तुरंत अनाज वहाँ पे पहुँचाएगा। ठीक है, यही इसी का काम होता है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं। दी एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्वायर्स फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स एट द गवर्नमेंट अनाउंस्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी। वही बात है मैंने जो कहा आपको कि एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसानों से अनाज को खरीदती है, किस रेट पर? मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। और हमने बताया था आपको कि गवर्नमेंट ना पहले ही प्राइस लॉन्च कर देती है कि हम आपके अनाज को इतने रेट में खरीदेंगे, हम उतना रेट बोल दिए तो बोल दिए, अब मार्केट का प्राइस घटे या बढ़े हमको उससे मतलब नहीं है, हम आपका अनाज उतने ही दाम में खरीदेंगे। और इससे होता क्या पता है? किसानों का फायदा होता है। जैसे मान लीजिए कि मार्केट का प्राइस क्या हो गया? घट गया है, तो क्या गवर्नमेंट भी प्राइस घटा के अनाज खरीदेगा? नहीं, गवर्नमेंट ने जो बार बोल दिया उतने ही में उनको खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे किसान का फायदा ये होता है कि यदि मार्केट का प्राइस घटा हुआ है तो गवर्नमेंट भी बढ़ा के अनाज का उसका खरीद लेते हैं, तो गवर्नमेंट भी खुश, किसान भी खुश। तो किसानों से कितने दाम में अनाज खरीदना है, कब खरीदना है, कैसे खरीदना, ये सब हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला हम देखते हैं इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है। हालांकि ये सब तो गवर्नमेंट का ही रोल है, लेकिन कुछ खास गवर्नमेंट का और ज़्यादा रोल है इसके अंदर। एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने में क्या रोल है, थोड़ा सा उसके बारे में भी और हम लोग खुल के बात कर लेते हैं। जैसे इसमें लिखा गया है, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन एग्रीकल्चर इनपुट्स सच एज फर्टिलाइजर्स, पावर एंड वाटर। अब देखो, यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा ना वो तो ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट और ज़्यादा एग्रीकल्चर हम लोगों का इम्प्रूव हो सके, इसके लिए गवर्नमेंट और क्या कर सकती है? तो गवर्नमेंट ये कर सकती है कि गवर्नमेंट बेसिकली एग्रीकल्चर पे सब्सिडी दे। सब्सिडी मतलब हो गया कि खाद कम दाम में बेच दे, बिजली हम लोगों को कम दाम में दे दे, पानी जो हम लोग नीचे से ज़मीन से निकालते हैं जनरेटर हम लोगों को दे दे, बेसिकली मुहैया करवा दे। एक गांव में कम से कम 5 जनरेटर दे दो भाई, जिसको ज़रूरत होगा वो अपना इस्तेमाल करता रहेगा। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट का भी इसमें रोल अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट डिवाइडेड द कंज्यूमर्स इनटू 2 कैटेगरीज, बिलो पॉवर्टी लाइन एंड एबव पॉवर्टी लाइन। अब देखो, गवर्नमेंट क्या किया है ना, लोगों को 2 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। एक को उन्होंने रखा बिलो पॉवर्टी लाइन और एक को रखा उन्होंने एबव पॉवर्टी लाइन, यानी कि बीपीएल और एपीएल। अब इससे होता क्या है, देखो, द कंज्यूमर्स हु आर एट बिलो पॉवर्टी लाइन कैन गेट बेनिफिट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो आदमी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है उसको वो सारा बेनिफिट मिलेगा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मिलता है, यानी कि राशन कार्ड वाला जो सिस्टम होता है ना। अच्छा, क्या आपने कभी राशन कार्ड अमीर लोगों का बनते हुए देखा है? क्या आपने? बनता ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत अमीर है, गवर्नमेंट कभी उनका राशन कार्ड बनाएगी ही नहीं। तो गवर्नमेंट बेसिकली राशन कार्ड उसका बनाती है जो कि वाकई में गरीब है, जिसका ज़रूरत है। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, यानी कि जो गरीब होते हैं एक्चुअली में, उसका राशन कार्ड बनता है और गवर्नमेंट उसको कम दाम में अनाज दे भी देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड प्रॉपर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट लिंकेजेस एंड ऑल्सो इनकरेजेस द यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्निक्स, यानी कि गवर्नमेंट को यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब अच्छे अच्छे सड़क बनाने चाहिए, बिजली देना चाहिए कम दाम में। इस तरीके से गवर्नमेंट यदि करे तो हमारा और ज़्यादा एग्रीकल्चर इम्प्रूव हो सकता है। क्रेडिट लिंकेजेस का मतलब यहाँ पे यह है कि लोन भी आसानी से मिल जाना चाहिए लोगों को। उसके बाद लेटेस्ट टेक्निक हम लोगों को मिलना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि हम लोग अपने एग्रीकल्चर को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। ये सब बेसिकली गवर्नमेंट का रोल है कि गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है और ज़्यादा एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। आगे, गवर्नमेंट शुड क्रिएट नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इरिगेशन फैसिलिटीज
अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा विच में अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन एग्रीकल्चर। यानी कि गवर्नमेंट को खास करके इरिगेशन पे ध्यान देना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी पे ध्यान देना चाहिए, ताकि ज़्यादा पहला बात इसमें खेती हो सके, लोग ज़्यादा बड़े मात्रा में आए, खेती बाड़ी को करे, एग्रीकल्चर को आगे परफॉर्म करे इसके लिए। और दूसरा बात, जब ऐसा होगा तो प्राइवेट लोग भी इसमें ज़्यादा इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, आगे द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। सस्टेनेबल बेसिस का मतलब यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट को इस तरीके से एग्रीकल्चर पे ध्यान देना चाहिए कि अनाज हमारा जितना हो रहा है वो आज के हिसाब से हमारा ज़रूरत भी पूरा हो जाए और आने वाले समय के लिए हम बचा के भी रख लें, ऐसा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। हालांकि यदि यहाँ पे हकीकत देखा जाए तो गवर्नमेंट इस मामले में बहुत ज़्यादा सही भी है। यानी कि आज हमारे इंडियन गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है कि अनाज का ज़रूरत आज हम लोगों को जितना है उतना तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ हमारा इंडियन गवर्नमेंट आज आने वाले सिचुएशन के लिए तैयार है। यानी कि मान लीजिए यदि इंडिया के अंदर 6 महीने के लिए अनाज को उपजाना, एक साल के लिए अनाज उपजाना बंद भी कर दिया जाए तो सबका पेट पाला जा सकता है, इतना हमारे पास क्षमता है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। अगला हमारा है प्रॉब्लम्स विद एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के साथ भाई प्रॉब्लम क्या आता है, समस्या क्या आता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर के साथ प्रॉब्लम क्या है, पहला देखो, देयर हैज़ बीन अ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स टू कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। अब देखो हो क्या रहा है ना, एग्रीकल्चर के साथ समस्या ये है कि किसान ज़्यादातर जो खाने पीने का सामान है ना उसको ना उपजा के वो उपजा रहा है जो कि डायरेक्टली इंडस्ट्री को ज़रूरत पड़ता है। जैसे मान लीजिए ज़्यादातर हमारे इंडिया में इस्तेमाल क्या हो रहा है, चावल, दाल, गेहूँ, मक्का, ये सब। लेकिन किसान अब ये ज़्यादा उगा नहीं रहे हैं, बल्कि वो अब क्या उगा रहे हैं, चाय, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, ये सब। और इन सभी का इस्तेमाल हम लोग क्या उतना ज़्यादा करते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। इसका ज़्यादा इस्तेमाल कौन करेगा, सबसे पहले फैक्ट्री करेगा, इंडस्ट्री करेगा, वहाँ से बन के आएगा तब हम लोग करेंगे। तो एग्रीकल्चर के साथ समस्या ये है। अच्छा एक बात बताइए, किसान ज़्यादा उधर की ओर मूव क्यों कर रहा है, पता है? क्योंकि उधर पैसा ज़्यादा है, वो लोग ज़्यादा पैसा देता है, प्लस चाय के खेती में पैसा ज़्यादा है, कॉफ़ी के खेती में पैसा ज़्यादा है, कॉटन के खेती में पैसा ज़्यादा है, रबर के खेती में पैसा ज़्यादा है। तो किसान ये सोचता है ना कि खेती हम उसका करेंगे जिसमें पैसा हमको ज़्यादा मिलेगा। तो एक प्रॉब्लम इसके साथ ही है। अगला है with the growing population of India, the declining food cross production puts a big question mark over the country's future food security। अब देखो इंडिया का पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है, ये हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है। पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन क्या खाने पीने का सामान का प्रोडक्शन बढ़ रहा है क्या? उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या का मतलब कि एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है आने वाले समय के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा टी, कॉफ़ी, रबर इंपॉर्टेंट है उतना है ज़्यादा चावल, दाल, गेहूँ भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किसानों को समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, द कॉम्पिटिशन बिटवीन एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, यानी कि बेसिकली ये बात कर रहा है हाउसिंग इन सब का, हैज़ रिजल्टेड इन रिडक्शन इन द नेट सोन एरिया। अब इसके साथ समस्या एक ये भी है कि जो ज़मीन हमारा उपजाऊ है उस ज़मीन पे हमारा घर बन रहा है, बिल्डिंग बन रहे हैं, अपार्टमेंट बन रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे वहाँ पे बनाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ये सब बनाया जा रहा है। तो obvious सी बात है एग्रीकल्चर हमारा धीरे धीरे खतरे के निशानी पर तो है। ठीक है, नेट सोन एरिया का मतलब हमारा जो बेसिकली एग्रीकल्चर का एरिया है धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, आगे द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडिंग दिस सॉइल्स, यानी कि मिट्टी भी हमारा खराब हो रहा है लगातार। हम लोग केमिकल का, फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का, अलग अलग प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल करके मिट्टी को भी खराब कर रहे हैं। यानी कि मिट्टी तो है लेकिन उसके ऊपर आप खेती नहीं कर पा रहे हो, तो किस काम का मिट्टी? तो ये सब समस्या है एग्रीकल्चर के साथ। आगे बढ़ते हैं, स्कैरसिटी ऑफ वाटर हैज लीड टू रिडक्शन इन एग्रीकल्चर। एक समस्या और भी खेती के साथ ये है कि पानी में बहुत ज़्यादा हम लोगों को समस्या हो रहा है। इंडिया में तो मतलब इंडिया तो ऐसा कंट्री है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, कहीं पर तो कहीं पे बहुत कम है। तो ये भी एक समस्या बहुत बड़ा है एग्रीकल्चर के साथ। इरीगेशन का मामला। आगे बढ़ते, ये तो हो गया हमारा एग्रीकल्चर के साथ क्या समस्या। अब फार्मर के साथ क्या समस्या है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। यानी कि किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहला पॉइंट है, मैनी फार्मर्स फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी। सही बात है,
यानी कि किसानों को बेसिकली पानी का समस्या का सामना ज़्यादा करना पड़ रहा है, पहला बात। दूसरा है दी फार्मर्स आर बैडली अफेक्टेड बाय द अनसर्टेनिटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट। अब देखो कई बार क्या होता है ना पानी का समस्या तो बना ही रहता है हमेशा। एक समस्या किसानों के साथ जो है वो ये भी है कि किसान जब भी खेती करते हैं ना तो इस खुशी में खेती करते हैं कि उसके अनाज का उनको पैसा अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, उनका मन में मतलब कि जब वो खेती कर रहे होते हैं तो उनके मन में ये भी होता रहता है कि मेरा प्रोडक्शन अच्छा होगा तो मुनाफा भी अच्छा होगा। लेकिन क्या ज़रूरी है कि प्रोडक्शन अच्छा ही होगा? बिल्कुल नहीं, ये तो रिस्क का काम है कि एग्रीकल्चर तो पूरा, हमने आपको शुरुआत क्लास में कहा था आपने आपको कि एग्रीकल्चर पूरा का पूरा एक रिस्की बिजनेस है। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है ना, अनसर्टेनिटी मतलब कि अचानक फसल का खराब हो जाना, अचानक मार्केट में भाव कम हो जाना, प्राइस कम हो जाना, तो यहाँ पे समस्या किसानों को ये हो जाता है। तो बहुत बड़ा समस्या है भाई। अगला है फार्मर्स पे हाई प्राइसेस फॉर इनपुट्स सच एज HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा। किसानों को अपने अनाज उपजाने के लिए जो सामान का जरूरत पड़ता है उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। यानी कि HYV सीड्स जो हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इनके लिए पैसा बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। अच्छा, पैसा पे क्यों करना पड़ा ज़्यादा? क्योंकि गवर्नमेंट इसको सब्सिडी नहीं दे रहा है ना, इसीलिए तो एग्रीकल्चर हमारा क्या हो गया, महंगा हो गया। तो ये ऐसे कुछ समस्याएं हैं जिनको किसान झेल रहे हैं। आगे, फार्मर्स हैव नॉट द पावर ऑफ बार्गेनिंग टू फिक्स द प्राइसेस इन देयर फेवर। अब देखो किसान के पास में बार्गेनिंग का पावर भी नहीं है। बार्गेनिंग का पावर का मतलब ये हो गया कि किसान ये भी नहीं कह सकता कि मेरा सामान है, हम इतने में बेचेंगे, खरीदना है तो खरीदो नहीं तो जाओ। ये नहीं कह सकता। पता है क्यों? क्योंकि देखो यदि एक किसान ऐसा कहेगा तो दूसरा किसान अपने अनाज को सस्ते में बेचने के लिए तैयार है। जैसे आप खुद सोचो, चलो आप सपोज करो कि आप मार्केट में गए एक स्वेटर खरीदने के लिए, आपको स्वेटर पसंद आ गया, मान लो आपको स्वेटर पसंद आया और वो दुकान वाला कह रहा है ना कि 2,000 रुपये में हम देंगे, लेकिन एक और बगल वाला दुकान है वही स्वेटर कह रहा है कि हम आपको ना 1,500 रुपये में ही दे देंगे। तो वो आप किससे लोगे? जो 1,500 में दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या यहाँ पे आपने बार्गेनिंग करने का आपको मौका मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला। लेकिन इसको बार्गेनिंग करने का मौका नहीं मिलता यहाँ पे। ये बोल ही नहीं सकता ना, कैसे बोलेगा भाई? इसको पता है यदि हम अपना प्राइस महंगा रखेंगे तो कोई भी कस्टमर हमसे अनाज नहीं खरीदेगा। तो बेसिकली इनके साथ समस्या ये है, तो इनको अपना अनाज कम दाम में ही बेचना पड़ जाता है, ठीक है, ये है इसके साथ। अगला क्या है फिर, एक और समस्या क्या है, दस देयर इज नो फूड सिक्योरिटी विदाउट द सिक्योरिटी ऑफ द स्मॉल फार्मर्स। देखो ये सब समस्या ना बड़े किसानों को नहीं झेलना पड़ता, क्योंकि वो तो पूरा आज़ाद है, वो तो जैसे चाहेगा वैसे मार्केट को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेगा। लेकिन समस्या का सामना करना किसको पड़ता है? छोटे किसानों को, उनको समस्या का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो फूड सिक्योरिटी है वो तब तक सिक्योर नहीं है जब तक कि हमारा छोटे मोटे किसान सिक्योर नहीं है। यदि छोटे मोटे किसान सिक्योर है, ऑब्वियस सी बात है फूड सिक्योरिटी भी हमारा सिक्योर रहेगा। हर इंसान को फूड टाइम पे मिलता रहेगा, प्लस अफोर्ड होता है, मतलब कि अफोर्डेबल प्राइस पे मिलता रहेगा। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इस चैप्टर का ना एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, टॉपिक का नाम है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करके इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।